इमेजिन करो तुम्हारे भाई बेटे या पिता को लोकल पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए उठा लेती है और तुमसे बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उनके साथ मारपीट होती है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए या फिर मेडल के लालच में, और वहाँ पे उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता है, इतना कि वो मर जाते हैं। और मरने के बाद उनकी बॉडी को या तो किसी कैनाल के अंदर या किसी रिवर के अंदर फेंक दिया जाता है, या फिर सरकारी कब्रिस्तान के अंदर उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और एक टैग लगा दिया जाता है अनक्लेम्ड बॉडी का। और इवन यहाँ पे पुलिस को पता होता है कि अगर वो पकड़े भी गए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बात कोर्ट तक तो जाने की दूर है, इवन जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली तक को ये पता नहीं होता कि उसकी बॉडी कहाँ पे है, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या नहीं हुआ। सालों तक वो फैमिली दर दर भटकती रहती है, बस एक इस आशा में कि कभी तो उनके बेटे, उनके पति या उनके भाई के बारे में पता चलेगा, लेकिन उनके हाथ लगती है सिर्फ निराशा। ये कहानी है पंजाब के मिलिटेंसी दौर के सबसे बुरे वक्त की। आज अगर पुलिस ब्रुटैलिटी की कहानी सुनाते हैं तो लोग उसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके लिए मानना मुश्किल होता है कि पंजाब में टेररिज्म को खत्म करते करते पुलिस ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, बिना ये बात ध्यान रखे कि वहाँ पे नॉर्मल सिविलियंस भी रहते हैं। ये सतलुज की कहानी है। ये सच्चाई है जसवंत सिंह खालरा की। एक आम बैंक एम्प्लॉय जिसे ये सही नहीं लगा कि वो चुप रहे, उसने गुनाह किया केवल सवाल पूछने का, जिसने सबूतों के साथ दिखाया कि पंजाब पुलिस ने 25,000 से भी ज्यादा अनक्लेम्ड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने केपीएस गिल जैसे सुपर कॉप से सवाल करे और उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस सब के बाद में जवाब मिला एक दर्दनाक मौत के रूप में। जवाब मिला सिस्टम की खामोशी से, जवाब मिला कोर्ट की खामोशी से, जवाब मिला मीडिया की खामोशी से। और आज 30 साल बाद जसवंत सिंह खालरा को एक बार फिर गोली मार दी गई, जब सरकार ने उसकी असली कहानी को लोगों तक पहुंचने से भी रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। पंजाब में टेररिज्म और खालिस्तानी सेपरेटिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन वहीं पे पुलिस ने भी उस टाइम अपनी ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार कर दी थी। इस सच्चाई को भी झुठलाया नहीं जा सकता। वो एनकाउंटर्स का दौर जिसका आतंकवाद से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि पुलिस यहाँ पे मजबूर थी। चलिए मान लेते हैं, लेकिन फिर आज सतलुज को रिलीज की परमिशन क्यों नहीं मिल रही? पहले सालों तक थिएटर्स में नहीं और अब ओटीटी पर भी नहीं। इसे ब्लॉक किया जा रहा है। जी5 प्लेटफॉर्म जिस पे रिसेंटली रिलीज हुई थी, वहां से भी बिना किसी प्रियर नोटिस के इसे हटा दिया गया। आखिर सरकार किस बात से डर रही है? क्या हम इतने बुज़दिल हैं कि हम सच का सामना नहीं कर सकते? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपनी गलतियों से सीख भी नहीं सकते? उन्हें अपनी गलती मान के उनमें सुधार भी नहीं कर सकते? या फिर सरकार को पता है कि 1995 की कहानी 2026 में फिर दोहराई जा रही है, और इस फ़िल्म की रिलीज़ और भी ज़्यादा बड़े सवाल खड़े कर देगी। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम कोई सतलुज का रिव्यू करने नहीं आए हैं। हर देशभक्त को ये मूवी देखनी चाहिए, लेकिन सतलुज को बैन करने, बदनाम करने और ब्लॉक करने की जो कोशिश हुई है, वो हमारे देश के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए 2 मिनट में समझते हैं जसवंत सिंह खालरा, केपीएस गिल और पंजाब पुलिस की कहानी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आप 2 मिनट दीजिए, आपको अभी यकीन हो जाएगा मेरी बातों के ऊपर। लेकिन इसके बाद ये सवाल मत करना कि हमारे देश के अंदर अच्छी मूवीज क्यों नहीं बनती, फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद क्यों होती जा रही है, बॉलीवुड अच्छी मूवी क्यों नहीं लेके आ रहा। इस मूवी की शूटिंग 2022 में कंप्लीट हो गई थी। इसके डायरेक्टर हैं हनीत रेहान और प्रोड्यूसर है आरएसवीपी मूवीज के रोनी स्क्रूवाला, और इस फिल्म की जान है दिलजीत दोसांझ और साथ में अर्जुन राम। शुरुआत में इस फिल्म का टाइटल था गल्लूगारा। ये शब्द 1746, 1762 एंड 1984 के सिख मैसेकेर्स रिलेटेड है। इस फिल्म को भेजा जाता है सीबीएफसी के पास रिव्यू के लिए, सेंसर बोर्ड के पास में। वो चाहता तो इसे ए सर्टिफिकेट दे के पास भी कर सकता था, या फिर इसमें 2 4 5 10 कट्स लगा के इस फिल्म को रिलीज कर सकता था। लेकिन नहीं, ये है नया भारत, और इस नए भारत में आप सच दिखाना चाहते हो, लोगों को सच्चाई बताना चाहते हो पुलिस की ब्रुटैलिटी के बारे में, तो समझ जाइए ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले सीबीएफसी ने बोला टाइटल बदलो, गल्लूगारा नहीं चलेगा। मेकर्स ने टाइटल बदल दिया, इन्होंने नाम चेंज करे कर दिया पंजाब 95। बाद में इस टाइटल को बदल के भी सतलुज कर दिया गया। इसके पीछे भी एक अपनी कहानी है, उसके ऊपर हम अभी आएंगे थोड़ी देर। फिर सीबीएफसी ने कहा इसमें कट्स लगेंगे। कितने कितने कट्स लग सकते हैं? 5 10 15, 127 कट्स। एक नॉर्मल फिल्म में अगर 5 से 10 कट्स भी लग जाते हैं तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, उस मूवी के ऊपर टैग लग जाता है कंट्रोवर्शियल मूवी का। यहाँ लगाए जा रहे थे 127 कट्स, मतलब मूवी की जान, उसकी आत्मा, उसकी रूह, उसका दिल सब निकाल दिया। और उसके बाद इन्होंने बोला कि अब हम इसके ऊपर सोचेंगे इसे सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना। सीबीएफसी चाहता था
फ़िल्म मेकर्स जो रियल टाइम लोकेशन वहाँ पे यूज़ करी गई है, उन्हें यूज़ ना करे, पंजाब पुलिस का नाम यूज़ ना करे। एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा के ऊपर ये मूवी बनी थी। सीबीएफसी चाहता था कि उनका नाम इस मूवी के अंदर से हटा दिया जाए। कुल मिला के बात इतनी है, जितना हो सके फ़िल्म को उसकी सच्चाई से दूर कर दो। अब सोचो, अगर ये कोई धुरंधर की जैसी मूवी होती, जो डिमोनेटाइजेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बता रही थी, तो ये ईज़िली पास हो जाती। नेचुरली फिल्म मेकर्स ने मना कर दिया इतने सारे कट्स एग्री करने से। आमतौर पे सीबीएफसी के डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये नया भारत है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है बस। मोदी गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर इस चैलेंज करने वाले ऑप्शन को ही खत्म कर दिया था। फिल्म मेकर्स के पास इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचता बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के अलावा। आखिर इस चीज की जरूरत क्या थी? इसके बाद फिल्म मेकर्स के पास क्या ऑप्शन बचता है? बॉम्बे हाई कोर्ट जाना। वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए, वहाँ एक लंबी लीगल बैटल शुरू हुई, लेकिन कहानी अभी आधी ही हुई है। अब आगे सुनो। साल 2023 के अंदर इस फिल्म को टीआईएफएफ में सेलेक्ट किया गया, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यहाँ इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर भी होना था, लेकिन बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के इस मूवी को टीआईएफएफ की लाइनअप से ही हटा दिया गया। सर कहाँ से आया, किसने हटवाया, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि पंजाब 95 के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी एनकाउंटर हुआ। कोर्ट में लीगल बैटल चल रही थी। दूसरी तरफ फिल्म मेकर सोच रहे थे अगर ये इंडिया में रिलीज़ नहीं हो सकती तो इसे इंटरनेशनली रिलीज़ कर देते हैं। इवन 2025 के अंदर भी इसे इंटरनेशनली रिलीज़ करने का प्लान बना, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आखिरकार इसी महीने, इवन कुछ दिन पहले, बिना किसी बड़े प्रमोशन के, बहुत जेनरिक तरीके से इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया, जो था जी5। वैसे भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सीबीएफसी के अंदर ये नहीं आते हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले दिलजीत ने अपने इंस्टा हैंडल पे आने के बाद ये कंफर्म भी करा था कि फिल्म के अंदर कोई भी कट्स नहीं है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, परमजीत कौर खालरा जो जसवंत सिंह खालरा की वाइफ है, उनका भी इस फिल्म के अंदर रोल दिया गया है। उनकी भी इस फिल्म के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी जसवंत सिंह खालरा की। और उन्होंने खुद ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म के अंदर जो भी चीज़ दिखाई गई है वो सारी सच है। लेकिन ओटीटी रिलीज के 2 दिन बाद ही इंडिया के अंदर से ये फिल्म हटा दी जाती है। किस लॉ के अंडर, किस ऑर्डर के अंडर, ये बात अभी भी क्लियर और कंफर्म नहीं है। बस इतना बताया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, जो जी5 ने ऑफिशियली ट्वीट करा था और ऑफिशियली अपना नोटिस दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इस वजह से हम इस मूवी को हटा रहे हैं, तो उन्होंने हटा। इसी के साथ जी5 ने करंट डेवलपमेंट का हवाला दिया, लेकिन इस सब के बाद भी किसी ऑफिशियल नोटिस का जिक्र नहीं करा इन्होंने, ना कोई एफआईआर, ना कोई कोर्ट ऑर्डर। ये सब कुछ देख के ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करा हो जी5 को मूवी हटाने के लिए। इस सब के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक आईडीसी बना रही है, एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। अब ये कमेटी फिल्म के कंटेंट को एग्जामिन करेगी। और एक बात याद रखना, गवर्नमेंट को इवन केरला स्टोरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी थी कि आप फिल्म स्टार्टिंग से पहले डिस्क्रिप्शन लगाएंगे कि इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही कुछ और है, यहाँ फैक्ट्स की बात हो रही थी। और गवर्नमेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये डिजिटल इंडिया है। भले ही जी5 से ही मूवी हटा दी गई हो, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी इंडियंस ऑलरेडी इस मूवी को देख चुके हैं। एंड इवन थोड़े बहुत जुगाड़ लगाकर आप भी देख सकते हो। टेलीग्राम पे इवन ये मूवी अवेलेबल है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। अगर नहीं देखी तो भाई रिकमेंड करूंगा, ज़रूर जाके देखो। ये मूवी इतनी ज़्यादा शायद फेमस कभी हो भी नहीं पाती जितनी गवर्नमेंट ने खुद कर दी। अगर गवर्नमेंट इसे ब्लॉक नहीं करती तो हो सकता है जितना दिलजीत इसे प्रमोट कर पाता, जितना आम मीडिया या फिर लोकल आदमी इसे प्रमोट कर पाती, उतनी प्रमोट हो पाती। लेकिन ब्लॉक करने के बाद इंसान के अंदर एक कीड़ा जाग जाता है कि अरे ब्लॉक कर दी, ऐसा क्या था इसके अंदर कि ये ब्लॉक कर दी? तो जो नहीं देखने वाला होगा ना, उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि नहीं यार मूवी तो देखनी पड़ेगी, एक बार तो मूवी ज़रूर देखते हैं। और इसी का इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिला। गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, इंटरनेट से इसे नहीं हटा सकती। और इवन दिलजीत ने चैलेंज करा गवर्नमेंट को आगे कि आप ठीक है इसे ओटीटी से हटा सकते हैं, थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दे सकते, ठीक है कोई बात नहीं, आप इसे इंटरनेट से हटा के दिखाओ। इवन एक एक एक्टर पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर, गवर्नमेंट के प्रॉपरली हाथ बंधे हैं अब। और वैसे भी इस मूवी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पता चलेगा क्यों गवर्नमेंट इसे ब्लॉक कर रही है, चाहती है कि लोग इसे ना देखें। चलो फिल्म के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1995 के अमृतसर से। जसवंत सिंह, जिसका कैरेक्टर खुद दिलजीत ने निभाया। जसवंत सिंह एक आम बैंक एम्प्लॉय है, एक नॉर्मल फैमिली मैन, जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल सेटल्ड और कंफर्टेबल जोन में चल रही होती है। वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है, वो बस एक आम इंसान है जो अपने आसपास की चीज़ों को बस देख रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो वाकई बहुत डरा देने वाला है। पंजाब में मिलिटेंसी कंट्रोल के नाम पे पुलिस का एक हिस्सा खुलेआम लोगों को उठा रहा था। यंगस्टर्स, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता,
कोई अनजान आदमी, कोई जानकार आदमी, उसने किसी को नहीं बख्शा। कहानी शुरू होती है जब जसवंत सिंह के साथ काम करने वाले 2 कर्मचारी गायब हो जाते हैं। जसवंत सिंह उनके घर पे जाते हैं पता करने, तो घर वाले बोलते हैं कि उन्हें पुलिस लेके गई थी, लेकिन अब तक कोई भी हमारे पास जवाब नहीं आया। जसवंत सिंह पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, ना कोई एफआईआर, ना कोई रिकॉर्ड, इंसान गायब। और उस वक़्त के पंजाब में रहने वाले किसी भी इंसान से अगर आप पूछोगे तो वो इस बात को झुठला नहीं सकता। ये सच्चाई हर इंसान ने देखी है। पुलिस की ये सच्चाई देख के खालरा के अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो चुपचाप म्युनिसिपल क्रिमेशन ग्राउंड के रिकॉर्ड्स देखना शुरू करते हैं, जहाँ पे उन्हें एक बहुत चौंका देने वाली बात मिलती है। उन्हें एक पैटर्न समझ में आता है, रजिस्टर के बाद रजिस्टर, एंट्री के बाद एंट्री, लेकिन हर बार एंट्री सेम। अनआइडेंटिफाइड आदमी की बॉडी मिली और सीधा अंतिम संस्कार। ना कोई पूछने वाला, ना कोई सवाल करने वाला, ना नाम, ना एड्रेस। बस एक नंबर, एक एंट्री और कहानी खत्म। 3 क्रिमेशन ग्राउंड के एंट्री रजिस्टर चेक करते हैं और उन्हें लगभग 2000 लोगों का रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन पैटर्न इवन सबका सेम। फिल्म का फर्स्ट हाफ इसी सफर को दिखाता है, कैसे एक आम आदमी धीरे धीरे सिस्टम की सच्चाई तक पहुंचता है और सिर्फ अपनी ही नहीं पूरे पंजाब के लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है। इस सब के साथ खालरा को ये नहीं पता था, जिस दिन उसने पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठाया उसने खुद अपने डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करा था। खालरा ने हजारों ऐसे लोगों के रिकॉर्ड सामने रखे थे जिन्हें पुलिस ने उठाया और ऐसे ही अनआइडेंटिफाइड क्लेम करने के बाद उनकी बॉडी चला दी। खालरा ने हजारों सबूत लोगों के सामने रखे थे और उस वक्त इस सब का जिम्मेदार ठहरा गया केपीएस गिल को, जो वहाँ के डीजीपी थे उस टाइम पर। इवन खालरा ने लाइव डिबेट तक के लिए चैलेंज कर दिया था वहाँ के डीजीपी केपीएस गिल को। वहाँ इस पर डिस्कशन हुआ और इवन इसे इंटरनेशनल लेवल तक चलाया गया। फ़िल्म में ये सब दिखाया गया है। फ़िल्म के अंदर जो डीजीपी केपीएस गिल है, इनका नाम है आईपीएस बिट्टा। हमारे देश के अंदर सच बोलना बहुत महँगा पड़ता है और ये बात खालरा को उस दिन समझ आई जिस दिन खालरा को उठा लिया गया 6 सितंबर 1995 में। भी पुलिस ने उसी तरह उठाया जिस तरह से सालों से यंगस्टर्स को पंजाब से उठाते आ रही थी पुलिस। इस यूनिफॉर्म में 4 आदमी आते हैं, जसवंत को वैन के अंदर बिठाते हैं और फिर पाँचों गायब। लगभग 1.5 महीने बाद खबर आती है कि खालरा को मार दिया गया। बाद में सीबीआई ने खुद इसे कन्फर्म करा था कि ये सच है। ये कोई सुनी-सुनाई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये वाक़या है जो उस वक़्त हुआ है और इसके ऊपर कोर्ट केस भी चला। जो 4 लोग आए थे उठाने उनको इवन लाइफ इम्प्रिज़मेंट भी हुई। लेकिन क्या कहानी यहीं पे खत्म? खालरा जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जिस चीज़ के सबूत सामने रख रहा था, फिर उस चीज़ का क्या हुआ? वहाँ उन लाखों लोगों को जस्टिस मिला? पंजाब के इल्लीगल क्रीमेशन में करीब 135 पुलिस वाले कन्विक्ट हो चुके हैं आज तक की डेट में। लेकिन अफ़सोस की बात ये है, इन 135 के नंबर में ज़्यादातर जो पुलिस वाले थे वो सारे लोअर रैंक के थे, कोई हायर रैंक का ऑफिशियल इसके अंदर नहीं था। टॉप लीडरशिप आज भी खुली घूम रही है, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिली, उनके ऊपर कोई सवाल करने वाला नहीं है। जिन लोगों के बच्चे गायब हुए थे वो इवन आज भी सवाल का जवाब मांग रहे हैं। में एसएसपी अजीत सिंह संधू का भी जिक्र किया गया है। वो इस केस के मेन एक्यूज्ड में से एक थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि संधू को इसलिए मार दिया गया कि संधू को और भी काफ़ी राज पता थे, इस वजह से उनका एनकाउंटर करा। मैं कोई यहाँ फ़िल्म की पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा, वो जब आप देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगी। लेकिन जो फ़िल्म का क्लाइमैक्स है वो आपको पूरी तरह से हिला के रख देगा। जितने भी फैक्ट्स, जितने भी नंबर, जितने भी स्टैट्स हैं वो सारे फ़िल्म के अंदर प्रेज़ेंट करे गए हैं, तो तुम सारी चीज़ अपनी आँखों से देख पाओगे उस टाइम पे। और तब आपको एहसास होगा कि आप कोई फ़िक्शनल मूवी नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कड़वा सच। बुरा लगता है कि आज भी हज़ारों फैमिलीज़ इस दुःख को झेल रही हैं। मज़े की बात तो ये है गवर्नमेंट चाहती है आप धुरंधर देखो, धुरंधर 2 जैसी मूवी देखो। आप देखो केरला स्टोरी जिसके अंदर 30 से 40 हज़ार हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया, आईएसआईएस से उन्हें लिंक कर दिया गया। गवर्नमेंट चाहती है आप ताज स्टोरी देखो, द ताज फाइल्स देखो। गवर्नमेंट चाहती है आप ये सच्चाई मत देखो, कि अगर आपने ये सच्चाई देखी तो आप सवाल पूछने शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई सतलुज की तारीफ़ कर रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि पंजाब को सिर्फ़ पुलिस की वजह से बचाया गया, खासकर केपीएस गिल की वजह से। 1984 के बाद में क्या हुआ था ये लगभग हर कोई जानता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, एंटी सिक्रियोट और उसके बाद मिलिटेंसी का दौर। पंजाब एक तरह से वॉर जोन बन चुका था। कहा जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लिए जाते हैं। इसीलिए पुलिस को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई थी। वारंट अरेस्ट करना, बिना किसी चार्ज के डिटेन करना, अगर इवन एनकाउंटर भी कर दिया तो उसकी कोई खास जांच नहीं होगी। मतलब जो करना है करो, लेकिन इसके साथ एक कहावत और भी कही गई है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पंजाब में फेक एनकाउंटर्स का एक पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। किसी भी यंग लड़के को उठाओ, एनकाउंटर दिखा दो, रिपोर्ट में लिख दो कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, के साथ बॉडी को अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर कर दो। क्रिमेशन ग्राउंड में उसका अंतिम संस्कार करके रजिस्टर में लिख दो अनआइडेंटिफाइड बॉडी, के साथ केस खत्म, मेडल मिल गया, शायद प्रमोशन भी मिल जाए। जसवंत सिंह खालरा ने ऐसे पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया था एक आम आदमी ने। रिपोर्ट्स की देखें तो उनका कहना था पंजाब पुलिस ने इसी तरह 25,000 से ज़्यादा लोगों को गायब करा।
सिर्फ आम लोग नहीं, 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों को भी सेम यही ट्रीटमेंट मिला, शायद जिन्होंने सवाल उठाए हों। जसवंत सिंह जो कह रहे थे वो सिर्फ एलिगेशंस नहीं है, इवन इसके बाद सीबीआई की जांच भी हुई। इस वाली सीबीआई की बात नहीं कर रहा, उस वाली सीबीआई की बात कर रहा हूँ मैं, जो सच में जांच करती थी। सिर्फ तरन तारण में 2000 से ज़्यादा क्रिमेशन फर्म हुई थी। इन फाइंडिंग्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मास लेवल ह्यूमन राइट वायलेशन है। भी बहुत से लोग इस बात को मानना नहीं चाहते कि उन्हें लगता है कि ऐसा करना पंजाब के फॉर्मर डीजीपी केपीएस गिल का अपमान होगा। फिल्म सतलुज के अंदर केपीएस गिल के कंट्रीब्यूशन को कम दिखाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल था, बात पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन मैच्योरिटी इस बात में भी है, जब कोई भी सिस्टम हो डिटेंसी से डील करता है, पुलिस एक्सेस के केसेस भी होते हैं, कोलेटरल डैमेज भी होता है। इसी के साथ करप्ट पुलिस ऑफिसर इस सिस्टम का फायदा भी उठाते हैं। लेकिन अगर 30 साल बाद भी हम इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश ना करें, का एनालिसिस भी ना करें, सिर्फ बैन और ब्लॉक करने का गेम खेलें, ये सिस्टम के अंदर छुपे गिल्ट को दिखाता है। चाहे इसे दुख हो या फ्रस्ट्रेशन, ये सारे फैक्ट कोर्ट के अंदर प्रूव हो चुके हैं। किसी जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये किसी किताब पर, ये कोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने तो बाद में कुछ लोगों की सजा और भी बढ़ा दी। शर्म किस बात की, या फिर गवर्नमेंट को डर किस बात का है? इसी तरह के एनकाउंटर्स देश के और हिस्सों में भी हो रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, यूपी हो, बिहार हो, आसाम हो, मणिपुर हो, चाहे कोई भी मौका हो। लेकिन हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने का मौका कभी नहीं छोड़ते। इन आज़ादी को लगभग 80 साल हो चुके हैं। इतनी हिम्मत हम आज तक नहीं जुटा पाए कि अपनी गलतियों को मान सकें, उन्हें सुधार सकें। औरंगजेब और बाबर ने जो किया, हम उसके लिए 300 साल पीछे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 30 साल पीछे जाने से डरते हैं। खुद डिसाइड कीजिए कि सतलुज कोई अच्छी फिल्म है या नहीं। लेकिन ये बात तय है, सतलुज एक फैक्चुअल मूवी है, बात पर कोई डिबेट नहीं। फिल्म के साथ जिस तरह का एनकाउंटर हुआ है, दिखाता है कि हमारा देश डेमोक्रेसी की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी जगह जहाँ सच से एलर्जी है, झूठ के प्रोपेगेंडा से प्यार। जो लोग कह रहे हैं सतलुज प्रोपेगेंडा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड को एक बार साइड में रख देते हैं अभी। जब आप किसी फिल्म को देखते हैं, हाँ, गवर्नमेंट बच्चों को बस में भर भर के फिल्म दिखाने ले जा रही है, फिल्म को टैक्स फ्री कर रही है, खुद सुप्रीम लीडर उस फिल्म के बारे में ट्वीट कर रहा हो, तो उस फिल्म को प्रोपेगेंडा मान सकते हैं। लेकिन जिस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही पूरा जोर लगा के रोकने की कोशिश की जा रही हो, जिसे जिसे बैन किया जा रहा हो, शायद उस फिल्म को प्रोपेगेंडा करना तो इतना आसान नहीं होगा। गवर्नमेंट जानती है जसवंत सिंह खालरा की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, एक स्टेट की कहानी नहीं है, एक टाइम पीरियड की कहानी नहीं है। ये कहानी है हर उस वक्त की जिस वक्त पे गवर्नमेंट की पावर्स का मिसयूज हुआ है, आम लोगों को कुचला जा रहा है। फिर में इसी तरह के एग्जीक्यूशंस की रिपोर्ट्स सालों से आती जा रही हैं। मणिपुर में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, ये हम भी जानते हैं और आप भी। मणिपुर और कश्मीर जैसी जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑब्वियस सी बात है खतरा ज़्यादा होता है। खतरा ज़्यादा होगा तो फिर उन्हें एक्स्ट्रा पावर्स भी मिलनी चाहिए, बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन इसी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि हम इतना तो पूछ सकें उन पावर्स का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा। उस वक्त की बात तो छोड़िए, आज 30 साल बाद भी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कश्मीर, मणिपुर और उस वक्त का पंजाब। सिचुएशंस को किस हद तक समझा जा सकता है? हाँ, टेररिज्म था, सेपरेटिज्म था, लेकिन यूपी और बिहार में क्या हो रहा है? वहाँ कौन सी मिलिटेंसी चल रही है? फिर भी इस तरह के एग्जीक्यूशंस का सिलसिला जारी है। यूपी के अंदर पुलिस एनकाउंटर्स की खबरें बार बार आती रही हैं। बिहार के अंदर भगत तिवारी का एनकाउंटर आपने सुना होगा। इस तरह एनकाउंटर्स हमारे देश के अंदर नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसी सब के बीच डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री पर बेस्ड एक हार्मलेस मूवी तो सिर्फ सवाल पूछ रही है, गवर्नमेंट बैन और ब्लॉक कर रही है। गवर्नमेंट जानती है जब लोग 30 साल पहले पंजाब की कहानी सुनेंगे तो वो अपने आसपास की दुनिया देखना भी शुरू करेंगे, सोचेंगे कि अरे ये कहानी तो देश के और हिस्सों में भी चल रही है। खून खौल उठेगा जब वो देखेंगे कि आज भी लोगों को इसी तरह दबाया जा रहा है, आज भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और यही वजह है कि धुरंधर चल सकती है लेकिन सतलुज नहीं। पर कितना है कि और मूवी के अंदर विलन यूनिफॉर्म के अंदर नहीं होते, इस मूवी के अंदर विलन यूनिफॉर्म के अंदर है। दिलजीत ने भी कहा था कि खालरा की मूवी के साथ भी वही हुआ जो 95 के टाइम पे खालरा के साथ हुआ था। का एनकाउंटर हुआ था और आज उनकी मूवी का गलत तरीके इस्तेमाल किए गए और आवाज़ को दबा दिया गया। आज भी वही गवर्नमेंट की पावर का मिसयूज कंटिन्यू है। यही वजह है कि ये जरूरी हो जाता है कि आपको और हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, सिटीजन बने और सवाल पूछें। ये गवर्नमेंट एक असली कहानी को बस इसलिए दबा रही है क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछेंगे, इसीलिए अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उन कहानियों को समझें और जानें, पर सवाल पूछें। तुम्हें पहले भी बताया था, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लोगों ने सतलुज का फुल वर्जन डाउनलोड कर दिया है। आपके पास वक्त है तो इस मूवी को ज़रूर ज़रूर देखें। मूवी को इवन लोगों के साथ बैठ के देखें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अकेले इस मूवी को देख रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के इस मूवी को देखो। तुम्हें पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर चुकी है तुम्हारे साथ। धीरे धीरे इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि उस टाइम पे पंजाब में एक्चुअली हुआ क्या था।
ऐसे देश के अलग-अलग हिस्सों में आज भी वही सेम चीज़ देखने को मिलती है। आज भी सिस्टम से सवाल पूछना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना 95 के टाइम पे था, भले ही हम 2026 में क्यों ना बैठे हों।